पिछली वीडियो में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा उसका परिचय लिए थे, लोकतंत्र का राजनीति विज्ञान का। और दो देश के उदाहरण से समझे थे कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है वहाँ पे किस तरह का व्यवस्था होता है। ठीक है, तो हम लोग लोकतंत्र का विशेषता ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि लोकतंत्र का जो विकास है वो कैसे हुआ है। ठीक है, कब से शुरू हुआ, अभी आधुनिक काल में कैसे आया, मतलब थोड़ा सा उसका हम लोग इतिहास समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में एक लिच्छवी गणराज्य था। अभी का जो वैशाली है जिला, वैशाली जिला उसी समय का लिच्छवी गणराज्य था। उसमें अभी का मुजफ्फरपुर समझिए, थोड़ा सा चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा नहीं, मुजफ्फरपुर, इसका क्षेत्र आता है। ठीक है, और इस सबको मिला के लिच्छवी गणराज्य कहा जाता था। उसका राजधानी वैशाली था। तो वहाँ पे माना जाता है कि उस समय लोकतंत्र था। किस समय? तो भगवान बुद्ध के काल में, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले, यानी 6ठी शताब्दी में। ठीक है, और उस समय क्या था? लोकतंत्र था। वहाँ पे लोग सरकार चुनते थे, राजा चुनते थे, लोग अपना प्रतिनिधि चुनता था, वही उसका मंत्री होता था। समझिए, उसको भी लोग राजा ही कहता था उस समय। और वो सब मिलके एक अपने लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक राजा चुनता था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जैसे आज होता है, लोग चुनता है एमएलए, एमपी, फिर वो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री, इस तरह से बनता है, चुनता है लोग। तो डायरेक्टली लोग तो प्रधानमंत्री को नहीं चुनता, लेकिन इनडायरेक्टली चुनता है, पार्टी के माध्यम से, चाहे सांसद के माध्यम से। ठीक है, और उस समय भी इसी तरह का व्यवस्था था। इसलिए माना जाता है कि लोकतंत्र जो है सबसे पहले भारत में, भारत के वो भी बिहार में, और बिहार के वैशाली जिला में था, और वो भी आज से लगभग 2600 साल पहले। ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा परिस्थिति बदल गया, राजतंत्र हावी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लगभग गुलाम ही रहे, समझिए। तो प्राचीन काल में तो लगभग ठीक रहा, अच्छा राजा था तो शासन अच्छा हुआ, लेकिन बाद में विदेशी सब आक्रमण किया, हम लोग गुलामी समझे रहिए लगभग 1000 साल तक। ठीक है, फिर 1947 में हम लोग को आज़ादी मिला, तो हम लोग के देश में भी आज जो लोकतंत्र है उसी आज़ादी के बाद से हम लोग को मिला हुआ है। ठीक, लेकिन आधुनिक काल में माना जाता है कि जो लोकतंत्र है उसका शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। ठीक है, एक मजबूत तरीके से, और ये हुआ था 1789 ईस्वी। क्रांति का मतलब होता है कोई भी चीज़ में एकाएक परिवर्तन हो जाना, उसी को क्रांति बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले राजतंत्र चल रहा था, अब लोगों के मन में आया कि नहीं, हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए, हम लोग सरकार अपने मन से चुनेंगे, हम लोग को कुछ अधिकार चाहिए, बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, कुछ भी करने का अधिकार। ठीक है, अपने मन से शादी ब्याह करने का अधिकार, कुछ कहीं घूमने जाने का अधिकार, जहाँ मन हुआ जाकर बसने का अधिकार, इस तरह का अधिकार सब चाहिए लोगों को। क्योंकि इस समय ना स्थिति बदल रहा था, परिस्थिति बदल रहा था, लोगों का सोच बदल रहा था, लोगों का, और जो स्थिति है उस समय का समाज का वो भी बदल रहा था। ठीक है, ये लोग हिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में। तो क्या हुआ कि उस समय जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसमें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 3 महत्वपूर्ण लोकतंत्र का जो एक समझिए विशेषता कह सकते हैं वो स्थापित हुआ। एक है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति, आज़ादी, बोलने का स्वतंत्रता, कुछ काम करने का स्वतंत्रता। ठीक है, समानता, इन लोगों में भेदभाव नहीं हो। और भ्रातृत्व मतलब क्या होता है? भाई, बंधुत्व, मतलब लोगों में भाईचारा। ठीक है, तो सभी लोगों में इस तरह का भावना विकसित हुआ इस समय फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, यहाँ पे बार बार इसको कुचला भी गया, बार बार फिर राजा शासन में आया, फिर लोग क्रांति किया, फिर से लोकतंत्र वापस आया। लेकिन ना, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश बन गया। और जितना भी उपनिवेश था उस समय क्या चल रहा था? उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था चल रहा था। जो यूरोप का अधिकतर कंट्री था, वो अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया ऐसे देशों में क्या कर रहा था? उसको कब्जा करके उस पर शासन कर रहा था, उसका शोषण कर रहा था। शासन नहीं कहिए, उसको शोषण कर सकते हैं, शोषण कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो फ्रांस का क्रांति है, लोगों के मन में समझिए एक भाव पैदा कर दिया आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण है रोल है इसमें, लोकतंत्र में, आज़ादी में। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के माध्यम से धीरे धीरे लोकतंत्र आने लगा था।
ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से हिस्ट्री के क्लास में। इसमें क्या हुआ था कि समझिए राजा जो है अपने मन से दे दिया था कि हाँ आप लोग खुद से चुनाव कीजिए, ठीक है। इसमें कुछ मार काट नहीं हुआ लोकतंत्र के लिए। राजा खुद से बोला कि आप लोग अपना सांसद चुन सकते हैं, ठीक है, चुनाव कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन शासन के ऊपर सबसे ऊपर राजा ही रहता था, ठीक। यानी कि इसमें जो था बदलाव जो है धीरे धीरे हो रहा था, एकाएक नहीं। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति महत्वपूर्ण था। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। यही ब्रिटेन का लोग ही अमेरिका में क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, लेकिन यही लोग उसके विरोध में हो गए और वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू कर दिया। आज़ादी के लिए लड़ा और जीत भी गया। ये भी प्रेरणा बना अन्य देश में, अन्य उपनिवेश में, कि जब अमेरिका आज़ाद हो सकता है हम लोग भी आज़ाद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है लोकतंत्र को लाने में, दुनिया को, हाँ दुनिया में लाने में, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे लोकतंत्र का देख रहे हैं क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। पहले प्राचीन काल में था, फिर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और क्या था, गौरवपूर्ण क्रांति। इस सब के माध्यम से लोकतंत्र का है जो है फैलाव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। 1893 ईस्वी में ही न्यूजीलैंड के लोगों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त था, अन्य किसी देश में नहीं। 1900 ईस्वी तक, ठीक है। जो यूरोप आजकल आधुनिक यूरोप बनता है वो 1900 ईस्वी तक लगभग किसी भी देश में वयस्क मताधिकार नहीं था। यानी कि लोकतंत्र आ भी गया था जिस देश में, उसमें गिने चुने लोग ही सरकार को चुन रहे थे, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होता था, जैसे मान लीजिए जिसके पास ज़मीन है वही सरकार चुन सकता है, वही वोट दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है, ठीक है। मतलब कुछ खास किस्म का लोग ही वोट दे सकता था, सबको अधिकार नहीं था। लेकिन पहली बार कौन दिया, न्यूजीलैंड जो है 1893 में सबको वोट देने का अधिकार दिया, महिला हो, पुरुष हो, या गरीब हो, अमीर हो, सब कोई, ठीक है। और इस तरह से जब लोकतंत्र फैलने लगा तो धीरे धीरे उपनिवेशवाद का अंत हो गया। भारत से भी अंत हो गया। भारत से भी 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए। यानी यहाँ जो उपनिवेश था, किसका हम लोग उपनिवेश था, ब्रिटेन का, उसको हम लोग भगा दिए, उसका उपनिवेश खत्म हो गया और हम लोग आज़ाद हो गए। इस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र आया। इस तरह से और भी देश है उस वहाँ पे लोकतंत्र आया, ठीक है। उसमें एक घाना का कहानी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। ब्रिटिश शासित घाना में सुनार के पुत्र और शिक्षक लामे इनक्रुमा के नेतृत्व में घाना आज़ाद हुआ। जब ये सब चल रहा था तो वहाँ पे घाना में एक देश है अफ्रीका महादेश में, ठीक है। आप लोग देखिएगा मैप में खोज के कहाँ पे है। वहाँ पे एक छोटा सा देश है घाना। वहाँ का एक आम व्यक्ति समझिए सुनार का बेटा था और खुद शिक्षक था। वो क्या किया, वहाँ का जो क्रांति हो रहा था देश के आज़ादी के लिए, उसका नेता बन गया, ठीक है। और नेता बन गया तो और आज़ाद भी हो गया संयोग से इसके समय में। या जब आज़ाद हुआ, ये लगभग 1956 का बात है, ठीक। आज़ाद हुआ और ये वहाँ प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री से बनने के बाद राष्ट्रपति बना। उच्च पद क्या है, राष्ट्रपति का है। वहाँ पे राष्ट्रपति बना और जब राष्ट्रपति बना तो इसके मन में हो सकता है घमंड आ गया हो, पता नहीं क्या, ये जो है आजीवन अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, ठीक है। चाहे किसी माध्यम से, संसद के माध्यम से वो करवा दिया, ठीक है, कि अब हम ही जब तक जिंदा है तब तक हम ही राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। अब इससे हो गया दिक्कत, और दिक्कत हुआ 1966 में यहाँ पे सैनिक सत्तापलट हो गया। यानी अब ये खुद जो है तानाशाह बनने के रास्ते पे चल रहा था, ठीक है। और हो गया क्या, 1966 में तख्ता पलट हो गया। अब इसका लोकतंत्र खत्म। इतना मेहनत से जो आज़ादी पाया था फिर से वो लोग समझिए गुलाम हो गया, वो आज़ादी नहीं मिलेगा। चीन में क्या है, जो चीन का शी जिनपिंग है राष्ट्रपति, वो भी क्या है, आजीवन राष्ट्रपति रहेगा, ऐसा वहाँ पे व्यवस्था करवा लिया है। तो क्या है, चीन भी तो क्या है, समाजवादी व्यवस्था का बात करता है वो लोग। वहाँ भी यही होता है, शोषण होता है समझिए लोगों का। चीन में तो एक बार जो लोग विरोध कर रहे थे उसके ऊपर टैंक चलवा दिया। आप लोग खोजिएगा, यूट्यूब पे मिल सकता है, कहीं भी गूगल पे। घटना है, बड़ा अच्छा घटना है, मतलब समझने के लिए चीन का शासन कैसा है। लोग जब विरोध करने लगा तो लोगों के ऊपर टैंक चलवा दिया, सोचिए। आप लोग चीन का जो घटना है तियानमेन स्क्वायर घटना के नाम से आप लोग देख सकते हैं खोज के कहीं पर, ठीक है। मतलब वहाँ पे लोग विरोध करने के लिए, तियानमेन एक जगह है वहाँ पे लोग आया तो वहाँ का सरकार क्या किया, उसके ऊपर टैंक चलवा दिया, आम अपने देश के लोगों के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि वो लोग कुछ कारण से विरोध कर रहे थे, सोचिए।
ठीक है। कहने का मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, लोकतंत्र में किस तरह से उठापटक हुआ है, लोकतंत्र के लिए लोग कितना संघर्ष किया है, वही सब कहानी है। कहानी के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है। तो जब ये पूरे विदेश को पढ़ रहे हैं, दुनिया को पढ़ रहे हैं, तो अपना पड़ोसी को भी जानना जरूरी है। ठीक। तो भारत का समझिए पहले एक पड़ोसी था सोवियत संघ, जो अभी का रूस है। पहले सोवियत संघ था, USSR कहा जाता था। ठीक। 1991 में इसका विघटन हो गया और ये 15 राज्यों में टूट गया। ठीक है। और जो टूटा हुआ राज्य था, जो सब था, वो अधिकतर लोकतंत्र को अपनाया। सब नहीं अपनाया, अधिकतर लोग लोकतंत्र को अपना लिए। ठीक है। अब जो है रूस हमारा पड़ोसी नहीं रह गया है, अब उसके बीच में 5-6 देश आ गए हैं। अब सबसे पड़ोसी नेपाल के बारे में समझते हैं। नेपाल में क्या हुआ, इसमें भी बहुत उठापटक हुआ है। पहले यहाँ पे राजा का शासन था, हाल फिलहाल तक 2008 तक। 1948 में यहाँ पर पहली बार संविधान बना। ठीक है। संविधान, राजा ही था शासन का प्रमुख, लेकिन संविधान बना दिया गया था कि संविधान के हिसाब से यहाँ पे शासन चलेगा। ठीक। और 1959 में संविधान को लागू कर दिया गया, लागू किया गया और पहली बार चुनाव भी हुआ। चुनाव हुआ सांसद के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हुआ। ठीक है। लेकिन उससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। 1962 में फिर से लोकतंत्र समाप्त हो गया। कहने का मतलब 3 ही साल बाद फिर से उसको, लोकतंत्र को, चुनाव को, इस सब चीज़ को, संविधान को, सबको खत्म कर दिया। बोला राजा मेरा ही शासन चलेगा। ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे 1900 लिखा गया है, यहाँ 1990 होना चाहिए। 1990 में फिर से जन आंदोलन हुआ और बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। कहने का मतलब 1962 में लोकतंत्र समाप्त हुआ, फिर से राजशाही चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। लेकिन 1990 में क्या हुआ, विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। कहने का मतलब वहाँ पे छूट मिल गया किस चीज़ का, कि लोग अपना दल बना के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन राजतंत्र अभी भी था, राजतंत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। तो 1996 में क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ माओवादी क्या होते हैं, समझिए एक विचारधारा, जैसे समाजवादी, साम्यवादी, लोकतंत्र, इसी तरह से माओवादी। समाजवादी का एक थोड़ा सा अलग स्वरूप है। ठीक है। जो माओ जो था ना, चीन का राष्ट्रपति था, समझिए जैसे अभी शी जिनपिंग है, उसी तरह से। तो उसके जो विचारधारा को हम लोग माओवादी कहते हैं, क्योंकि उसका नाम माओ था, तो माओ का विचारधारा माओवादी। ठीक। डिटेल में इसका हम लोग हो सकता है हिस्ट्री में शायद पढ़ेंगे। ठीक है। तो माओवादी लोग जो है राजतंत्र के खिलाफ क्या करने लगा, आंदोलन करने लगा। ठीक है। आंदोलन चल रहा था, लेकिन एक घटना हो गया 2001 में। घटना बहुत फेमस घटना है कि जो राजा था उस समय का, वीरेंद्र, और उसका परिवार, सबको हत्या कर दिया गया। ठीक। हत्या कर दिया गया। तो एक नया राजा बना, उसी का भाई होगा, चचेरा भाई, राजा ज्ञानेंद्र। वो फरवरी 2005 में संसद को भंग कर दिया। और राजा बना तो 4-5 साल रुका, और 2005 में क्या किया, संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। यानी कहा कि लोकतंत्र खत्म, यानी फिर से ही लोकतंत्र खत्म कर दिया। उसके बाद फिर से जन आंदोलन हुआ 2008 में। जब फिर से आंदोलन हुआ तो फिर से संविधान सभा का चुनाव हुआ। यानी संविधान बनाने के लिए अब लोग फिर से चुनने लगे लोगों को। लोग आएंगे, संविधान बनाएंगे, फिर संविधान के अनुसार देश चलेगा। यानी फिर से लोकतंत्र आ गया 2008 में। उसके बाद से अभी तक फिलहाल वर्तमान में राजा का शासन नहीं, लोकतंत्र है। राजा का परिवार है, लेकिन शासन नहीं। ठीक है। अब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या ही बोले, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, छोड़ दिए हैं इसको, तो ऐसे ही बता देते हैं। पाकिस्तान जो है हम लोग के साथ क्या हुआ, हम लोग तो आज़ाद हुए, पाकिस्तान समझिए जन्म लिया 1947 में। ठीक है। जन्म लिया, वहाँ पे लोकतंत्र आया कहने के लिए। ऐसे वो तो बनाया धर्म के आधार पे, और जहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म का प्रधानता हो, लोकतंत्र कैसे हो सकता है। लोकतंत्र में सबको बराबरी मिलना चाहिए कहने के लिए वहाँ पे लोकतंत्र आया, शासन चला अच्छे से लगभग। और 1956-57 में ही, अगर हम गलत नहीं है तो, वहाँ पे सैनिक सत्ता पलट हो गया। यानी वो जिन्ना के ख़त्म होते कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे तानाशाह आ गया, किसका, सैनिक शासन आ गया, जैसे चिली में आया था उस तरीके से। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे लगातार उठापटक होते रहा। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि आज तक
कोई भी सरकार जो है चुना हुआ वो 5 साल पूरा नहीं किया। कहने के लिए वहाँ पे चुनाव होता है, लोकतंत्र है, लेकिन इनडायरेक्टली शासन किसके हाथ में होता है? सेना के हाथ में होता है। सेना ही डिसाइड करता है कौन वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, अंदर ही अंदर वही लोग चुनाव जितवा देता है, करवाता है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में है फिलहाल पाकिस्तान में अभी भी। हाल फिलहाल में डायरेक्ट तख्ता पलट का कहानी है जो 1990 के दशक का है, जब वो जो परवेज़ मुशर्रफ है, नवाज शरीफ को हटा के, खुद परवेज़ मुशर्रफ सेना का जनरल था तो उसको हटा के वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को, और खुद बन गया था वहाँ का राष्ट्रपति वहाँ का मेन होता है। ठीक है, और अपने हिसाब से वो शासन चला रहा था, तो वहाँ पे होते रहता है। और अभी भी सेना के कब्जा में है, वो सेना जो चाहता। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन का रिजल्ट आने में 1 महीना लग गया, सोचिए। और रिजल्ट आने के नहीं, रिजल्ट तो आया टाइम पे ही, रिजल्ट आने के बाद सरकार बनाने में 1 महीना लग गया, सरकार बनाने में समय लग गया। यानी कन्फ्यूजन में था सब वहाँ पे, कौन सरकार बनाएगा। तो सेना जिसको मन किया उसको फिर से बना दिया। उसके बाद है हमारा बगल में पड़ोसी म्यांमार। म्यांमार कभी की कहानी इंटरेस्टिंग है। म्यांमार 1948 में आज़ाद हुआ, 1 साल बाद हम लोगों से। 1962 में यहाँ तख्ता पलट हो गया, यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं चला। 48 में आज़ाद हुआ, 62 में तख्ता पलट हुआ। वही तख्ता पलट मतलब समझ जाइए सैनिक का शासन हो गया। ठीक है, उसके बाद वही चला। लेकिन 1990 में वहाँ पे चुनाव हुआ, 1990 में चुनाव हुआ, और वहाँ का एक नेता है, महिला नेता है, आंग सान सू की। वो जीत गई। कहीं पे उसको सूची भी लिखा था ना, सूकी होता है, CHI लिखता है ना, तो की बोलते हैं उसको। आंग सान सू की जो है वो जीत गई, लेकिन क्या हुआ, वहाँ का जो फौज था, जो सेना था, उसको मान्यता नहीं दिया और आंग सान सू की को जेल में डाल दिया। ठीक है, आंग सान सू की कहानी अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वही बहुत इंस्पायरिंग महिला है। ठीक है, जेल में डाल दिया, लेकिन फिर 1990 से 2010 में, यानी 30 साल बाद फिर से 2010 में चुनाव हुआ। ठीक है, और चुनाव आयोजित करने का अनुमति मिल गया, समझिए, यानी उसको जेल से छोड़ भी दिया गया 30 साल बाद। ठीक है, और 2015 में चुनाव हुआ। 2015 में आंग सान सू की क्या हुई, जीत गई, और जीती बहुत बड़े बहुमत से जीती। शासन चला उसका अच्छा खासा। फिर 2020 में क्या हुआ, फिर से चुनाव हुआ, फिर से जीत गई, लेकिन अब सरकार का मन, सेना का मन फिर से बदल गया। अब क्या किया, धोखाधड़ी का आरोप लगाया और फिर से सैन्य शासन स्थापित कर लिया। लॉकडाउन में उसका वीडियो भी वायरल हुआ था 2020 में। एक महिला एक्सरसाइज कर रही थी, एरोबैटिक कुछ कर रही थी। ठीक है, और वहाँ से सेना का गाड़ी जाता दिख रहा था, वो कब्जा करने ही जा रहा था सरकार पर। गलती से वीडियो रिकॉर्ड हो गया। क्या हुआ कि मतलब ये जो चुनाव भी हुआ था उसमें क्या था, अधिकतर पद पे वो लोग रिजर्व करवा लिया था कि इतना % सीट पर सेना का लोग रहे। ठीक है, यानी कि कहने के लिए लोकतंत्र तो ला दिया था, लेकिन वो उस तरह से खुल के आज़ादी नहीं दिया था। लेकिन 2020 में फिर से वो पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और फिर से आंग सान सू की जो है वो जेल में है, और अभी तक जेल में ही है। अब कब निकलेगी पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। आप उस मैप देख सकते हैं। ठीक है, 3 मैप दिए हुआ है, उसमें आप देखिए कि 1900 से 1950 के बीच में कैसे लोकतंत्र कितना देश में था। फिर 1950 से 2000 के बीच में कितना देश के बीच में लोकतंत्र था, कुछ कमा, कुछ कहीं पे पहले लोकतंत्र था, बाद में फिर हट गया, कहीं पे नहीं था, वहाँ पे फिर से आ गया, और 2000 में कितना है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके विकास ही हुआ है लोकतंत्र का, धीरे धीरे फैला ही है लोकतंत्र। जब हम लोग पढ़ लिए देश में लोकतंत्र का, तो थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, वास्तव में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र होना संभव भी नहीं और है भी नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में को कौन चला सकता है, कौन डिसाइड कर सकता है, बहुत समस्या हो जाएगा सब। सॉरी, मतलब वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो वास्तव में पूरे विश्व में कौन सरकार बना सकता है, सब देश का अपना अलग अलग हित होता है। ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है, तो ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा संस्था है
जो लोकतंत्र जैसा कुछ काम करता है, ठीक है। जैसे कुछ देशों में विवाद हो गया तो उसका कुछ समाधान हो गया, चाहे फिर कुछ निर्णय लेना हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे तो लोग मतलब बहुमत से निर्णय लिया, वोट देकर निर्णय लिया। तो इस तरह से कुछ संस्था है जो काम करता है। इसमें सबसे प्रमुख है यूएन, नाम सुने होंगे आप लोग। यूएन इसको बोलते हैं क्या, राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र है ना। यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना जो 1945 में हुई थी। 1945 में वर्ल्ड वार हुआ था, पूरी दुनिया में लड़ाई हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वार। जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो वो देश को लगा कि कुछ ऐसा संस्था होना चाहिए जो देश में भी कुछ कंट्रोल करे, कुछ रेगुलेट करे। इसीलिए इस संस्था को बनाया गया था 1945 में, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसमें 192 नहीं 193 देश है। फिलहाल इसमें 193 देश है, ठीक है। इसके 6 वो अंग है जिसके माध्यम से ही मतलब देख रेख करता है समझिए पूरे दुनिया का। एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है थोड़ा सा महासभा है। ये महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो महासभा जो है एक संसद की भांति, जैसे हम लोग सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं, ठीक है, सांसद चुनते हैं, सांसद संसद में जाता है और हमारे हित का बात करता है वो लोग, है ना, कानून बनाता है हमारे लिए। उसी तरह से महासभा है। इसमें 192 सदस्य देश हैं बताए हैं, 193 हो गया है। हाल फिलहाल में एक देश है दक्षिण सूडान, वो बना था। तो यहाँ पे जब मुद्दा, किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर चर्चा होता है, विचार होता है, ठीक है, तो इसमें वोट देने का भी अधिकार होता है। सब देश के पास पावर है अपना एक एक वोट देने का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे जो निर्णय लिया जाता है बहुमत से, जो ज़्यादा वोट जिस चीज़ को मिलेगा वही आगे जाके सहमति मिलेगा उस काम को, ठीक है। तो एक तरह से देख रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है कि वोट दिया जा रहा है और वही बात माना जा रहा है जो जिसके लिए बहुमत मिला है, ठीक। दूसरा है इम्पोर्टेंट इसका संस्था है, इसका हिस्सा है, मतलब समझिए इसका पार्ट है, विभाग है, वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। इसमें 15 ही वो सदस्य, 10 वो है अस्थायी जो मतलब एक क्लॉकवाइज समझिए डायरेक्शन में चलते रहता है। उसमें से किसी को अध्यक्ष बना देता है 1 महीने के लिए, ठीक। और 5 वो है जो परमानेंट है, वो हमेशा रहता है उसका सदस्य। बाकी जो 10 वो है वो बदलता भी रहता है। जो परमानेंट है 5 गो, उसका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। उधर से देखिए, अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका हो गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इधर यूरोप में ब्रिटेन हो गया, फ्रांस। यूरोप में 2 है, ब्रिटेन और फ्रांस। उसके बाद एशिया में देखें तो रूस और चीन। रूस तो एशिया में भी है, यूरोप में, तो मेन रूप से यूरोप में ही है समझिए। तो यूरोप में 3 गो देश हो गया, एशिया में 1 चीन है, ठीक है। वर्तमान में जो है भारत इसका मांग कर रहा है कि हमको इसका सदस्य बनाया जाए। हम लोग दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, और हम ही इसका सदस्य नहीं, ठीक है। जो अस्थायी सदस्य होता है ना, उसको एक अधिकार मिलता है, उसको बोलते हैं वीटो अधिकार। जैसे कुछ भी निर्णय लेना होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस 5 देश में से किसी को पसंद नहीं है वो निर्णय, तो वो वीटो कर देता है। वीटो करने मतलब समझिए रोक देता है। अब रोक देता है तो उस पर आगे कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ गलत भी तो कर सकता है। मान लीजिए हमारे भलाई के लिए कुछ काम हो रहा है, कोई मुद्दा उठाया और चीन उस पर टांग अड़ा देता है, रोक देता रहता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 1971 में लड़ाई हुआ था पाकिस्तान से, बांग्लादेश टूट के अलग हो गया, तो अमेरिका और ये सब ब्रिटेन ये सब मिलके क्या कर रहा है, भारत पर कुछ सैंक्शन लगाना चाह रहा है, भारत को कमज़ोर करना चाह रहा है। तो रूस उस पर क्या कर दिया, वीटो लगा दिया। रूस उस समय हमारा दोस्त है तो वीटो लगा दिया, यानी उस पर अब आगे बात नहीं हो पाएगा, वहीं पे अब कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, मान लीजिए कोई देश के बीच, 2 देश के बीच में विवाद हो गया, तो वो इसमें जाके इस कोर्ट में केस कर देता है। अब केस कर देता है तो यहाँ पे फिर जैसे हम लोग के देश में न्यायालय में न्याय मिलता है, वैसे ही यहाँ भी न्याय मिलता है। इसमें 15 गो न्यायाधीश होते हैं, जज, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा चैप्टर जो है अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे।